हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज करके आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया था। सहायक संधि, इसे आप इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हो। तो यह लागू किया गया था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्मी में क्या होता है कि पेंडुलम जो है वो एक्सपेंड करके बढ़ जाता है, उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है। तब इस कंडीशन में उसका जो आवर्तकाल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, मैक-मोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच में है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेल होती है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पोररी या फिर वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। वोलाटाइल स्टोरेज या टेम्पोररी मेमोरी, यह कहा जाता है रैम को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही कंप्यूटर की लाइट जाती है तो रैम में सेव्ड जितने भी डाटा होते हैं वे सारे डिलीट हो जाते हैं। वही जो रोम है, जिसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, इसमें रखा हुआ डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक कि आप खुद से इसे डिलीट ना करें। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जीके के सेक्शन में करवा रखा है। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यह गुजरात का है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। 28 क्वेश्चन है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है। इसमें भरा जाता है दोस्तों नियॉन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। और 30 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्य किस देश से लिया गया है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मूल्य कर्तव्य, यह लिया गया है रूस से। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो दोस्तों, रेट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर रेट परसेंट अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 10 वर्ष में 3/2 गुनी या फिर 5 वर्ष में 2 गुनी 4 गुनी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिया जाए और रेट पूछ लिया जाए, तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिया गया है, n का वैल्यू है 3/2 और टाइम दे दिया गया है आपसे 10 वर्ष का। तो इस फॉर्मूले पर सारे वैल्यूज को रखिए, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n-1 का वैल्यू निकालेंगे। n-1 का वैल्यू क्या होगा, 3/2 - 1, यानी कि यह हो जाएगा 3 - 2/2, दैट मीन्स 1/2। n-1 का वैल्यू हमने 1/2 निकाल लिया। तो चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पर क्या है फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, n-1 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई टी।
तो n का वैल्यू 1/2, यानी कि यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया। अब ऊपर में 100 से गुना करना है और नीचे टाइम से, यानी कि 10 से गुना कर देंगे। तो अब इसे काटिए, कितने बार में कटेगा? 10 से 100 कटेगा, यहाँ पर कितने बार में? 10 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी कि दोस्तों हमारा जो रेट है वो आ गया 5%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी? तो देखो कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है ना, यानी कि 80 बच्चों की टोटल आयु क्या हो जाएगी? 80 गुना 15, दैट मीन्स 1200 ईयर्स। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है कि 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। जो 15 बच्चे हैं इसका आयु 16 वर्ष है, दैट मीन्स कि इनका टोटल एज यहाँ पर हो जाएगा 15 गुना 16, 240 साल। अब फिर क्या दिया गया है कि जो दूसरे 25 बच्चे हैं इसकी औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि जो 25 बच्चे हैं इन 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो टोटल आयु हो जाएगा 350 वर्ष। अब आपसे पूछ लिया गया है कि जो कक्षा में शेष बच्चे बचे हुए हैं उन सभी का औसत आयु क्या है। तो सबसे पहले हम बचे हुए बच्चों का आयु ज्ञात करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। तो कैसे आयु ज्ञात करेंगे? 1200 है टोटल 80 बच्चों की ना, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 25 और 15 इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 25 और 15 ऐड करोगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 40, यानी कि 40 बच्चों की टोटल आयु क्या हो गई? 240 और 350, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 1200 से घटा देना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 590, 1200 में से अगर आप 590 को घटाओगे तो यह हो जाएगा 610। यहाँ पर दोस्तों टोटल 80 छात्र थे, 80 में से हमने 40 बच्चों का औसत आयु निकाल लिया, 40 बच्चों का जो आयु है वो कैलकुलेट कर लिया। तो बचे हुए 40 बच्चे की आयु क्या हो जाएगी? बचे हुए 40 बच्चे की आयु यहाँ पर 610 साल होगी। तो अब इसका एवरेज हमें निकालना है ना, यानी कि 610 का एवरेज हम निकालेंगे तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, यह निकल कर आ जाएगा 15.25 ईयर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो देखो मान लो कि सबसे पहले दलाल की जो व्यापार थी, व्यापार कितने का था? उसका पहले व्यापार 100 रुपये का होता था। अब बाद में कमी आने के कारण यह व्यापार 100 रुपये का होने लगा। पहला कंडीशन में क्या दिया गया है कि जो पहले का व्यापार था इसमें 4% उसका कमीशन था, दैट मीन्स कि 100 रुपये में से 4 रुपये उसे कमीशन के रूप में मिलते थे। अब क्या हो रहा है कि उसका जो व्यापार है वो x का हो गया है और कमीशन 5 का मिल रहा है। तो x का 5 क्या हो जाएगा? 5x%। यहाँ पर आप परसेंटेज से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर दिया दोस्तों कि पहले उसका जो दलाली था वो 4 रुपये था, अब क्या हो गया है? 5x/100 हो गया है, और दोनों का वैल्यू समान है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसके दलाल की आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है, यानी कि जो उससे कमीशन मिलता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 4 = 5x/100 है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? 4 × 100 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 80। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर चला आया? 80 रुपये। यानी कि अब जो उसका व्यापार में कमी आई है वो क्या हो गया? व्यापार कम होकर 80 आ गया है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? पहले व्यापार था 100 का, अब हो गया है 80 का, तो टोटल जो कमी आई है वो है 20% की। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो अब हमें कंडीशन क्या दिया गया है कि इसके योगफल का वैल्यू 12 है, दैट मीन्स कि x प्लस y का वैल्यू 12 है, और x × y का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 35 दिया गया है। यही कंडीशन दिया गया है ना क्वेश्चन में। और हमसे पूछ लिया गया है कि इसके व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या है। तो देखो कैसे इसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इस वैल्यू को याद रखना, यहाँ पर मैं इसे इरेज करता हूँ। x प्लस y का वैल्यू 12 है और xy का वैल्यू 35 है। इन दोनों वैल्यूज को आप लोग याद रखो।
अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया क्या गया है कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू, यही वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा गया है ना। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, एलसीएम लेंगे x और y का, तो यहाँ पर y प्लस x हो जाएगा। यह जो इक्वेशन बना कुछ याद आ रहा है, अभी मैंने आपको जो बताया था x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, यह इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया था ना, बिल्कुल वही इक्वेशन यहाँ पर भी बनकर आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा, जो इसका वैल्यू होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 12/35। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 35 नंबर, 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौनों का निर्माण करते हैं। काम शुरू करने के एक दिन बाद 14 कारीगर और उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो बचा हुआ काम वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कितने कारीगर थे, टोटल कारीगर 14 थे। इसके बाद टोटल कारीगर और कितने आ गए, अब और 14 कारीगर जुड़ गए हैं, और जो टोटल कारीगर हैं अब यानी कि 14 प्लस 14 28, इसे सॉल्व कर देना है। तो 14 से 28 कटेगा 2 बार में, और 2 से 14 कटेगा 7 बार में, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो बचा हुआ काम है, सॉरी यहाँ पर देखिए सॉल्व करने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। 14 गुना 14 डिवाइडेड बाई 28, यही क्वेश्चन था ना। तो 14 से 28 कटेगा यहाँ पर कितने बार में, यह कट जाएगा टोटल। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पेंसिल्स टोटल 120 है और पेंसिल का रेशियो क्या है, 10 है। दैट मीन्स 10x का वैल्यू यहाँ पर 120 दे दिया गया है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 12 निकल कर चला आया। अब हमसे पूछा गया कि कॉपियों की संख्या क्या है, तो कॉपी का रेशियो क्या है, कॉपी का रेशियो 3 है, यानी कि टोटल कॉपियों की संख्या 3 गुना 12 दैट मीन्स 36 होगी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े थे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि 30% मत मिला लेकिन 16,000 मतों से हार गया। दैट मीन्स दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले होंगे, दूसरे उम्मीदवार को 70x% वोट मिले होंगे और इसे मिला है 30x%। अब दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हारने का डिफरेंस है वही दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना परसेंटेज में। दैट मीन्स 70x% माइनस 30x% का वैल्यू है 16,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 40x% का वैल्यू क्या है, 16,000 है, और हमें करना क्या है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो 40x% का वैल्यू 16,000 है। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, 16,000 गुना 100 और डिवाइडेड बाई 40। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर दो, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 4 से 1600 कटेगा 400 बार में, और 400 में आप 100 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 40,000, यानी कि टोटल वोट्स 40,000 पड़े थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, यदि a माइनस वे इक्वल टू 1 है तो AQ माइनस VQ माइनस 3AB का वैल्यू क्या होगा। तो देखो a माइनस वी का वैल्यू 1 है ना, अगर हम कहें कि a माइनस वी के होल क्यू का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, यह भी 1 ही निकलेगा क्योंकि a माइनस वी का वैल्यू 1 है। तो अब देखो a माइनस वी के होल क्यूब का वैल्यू क्या होता है, AQ माइनस VQ माइनस 3AB इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर दोस्तों a माइनस वी का होल क्यूब, इसका वैल्यू हमें निकालना है। a माइनस वी का वैल्यू यहाँ पर यहाँ क्या है, 1 दिया गया है। तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर अभी आपने निकाला था a माइनस वी का होल क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू भी 1 है और a माइनस वी का भी वैल्यू 1 है। तो 1 में 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, 1 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, और डिवाइड कर देना है हमें पहले नंबर से, तब दूसरा नंबर निकल कर चला आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 308,
यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई 5:3 में है, यानी कि लंबाई मान लो 5x है और चौड़ाई क्या है 3x है। अब दिया क्या गया है कि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 6 मीटर का होगा। तो यहाँ से 5x - 3x = 2x का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू यहाँ से हमने 3 निकाल लिया। अब देखो x का वैल्यू 3 निकाल लिया है ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। लंबाई है 5x यानी कि 15 और चौड़ाई है 3x दैट मीन्स कि 9। हमसे पूछा गया कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 15 × 9 कर देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 135 वर्ग मीटर। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। यदि किसी कोट भाषा में ह्यूमिडिटी को इस प्रकार से लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे। देखो दोस्तों इसे कोड कैसे किया गया है। सबसे पहले ह्यूमिडिटी को हम लिख लेते हैं HUMIDITY। इसके ऊपर जो कोड दिया गया है वो भी हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से कोडिंग हमने कर दिया। अब इसका कोड क्या बनाया गया है UH, जो यहाँ पर कोड दिया गया है MIID और क्या है TY है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जो 1 और 2 है इसे पलट करके 2 और 1 कर दिया गया है। अब जो 3 और 4 है यानी कि M और I इसे वैसे ही लिखा दिया है 3 और 4। इसके बाद 5 और 6 है यानी कि DI है, इसे पलट करके 6 5 कर दिया गया है और लास्ट वाला TY यानी कि 7 8 को वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो करना क्या है कि पहला जो 2 अक्षर है उसे पलट देना है और अगले 2 अक्षर को वैसे ही रख देना है, फिर से वापस से पलटना है, फिर वैसे ही रख देना है। तो इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती है। यानी कि पॉलिटिक्स में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले PO को OP कर देंगे, इसके बाद LI को LI ही रहने देंगे, TI को IT कर देंगे और CS को CS ही रहने देंगे। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। यह डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो साउथ की ओर मुंह कर खड़ा है, यानी कि पहले इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ से वो वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड में 135 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री यहाँ पर होगा और रेस्ट का जो 45 है, यानी कि वो इस पोजीशन पर पहुँच जाता है 135 डिग्री मूव करने के बाद। अब क्या हो रहा है कि वो दक्षिणावर्त में 225 डिग्री घूमता है, यानी कि साउथवर्ड डायरेक्शन में। तो जब 225 डिग्री घूमेगा यानी कैसे 90 डिग्री पर यहाँ आएगा और वापस से 90 डिग्री पर यहाँ आएगा, टोटल 180 डिग्री उसने कवर कर लिया है ना। अब वापस से उसे 45 डिग्री और कवर करना है 225 डिग्री पूरा होने के लिए। तो यहाँ से जब 45 डिग्री जाएगा साउथ में तो वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि अब जो उसका फेस है वो क्या है वेस्ट डायरेक्शन में है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। प्रश्न आकृति में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखो पहले दूसरे फिगर को देख करके बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है क्या हो रहा है, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऐसे ही रह जा रहा है और ऊपर वाले पार्ट को पलट के रख दिया जा रहा है। सो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही रह जाएगा और ऊपर वाला पार्ट इस तरह से पलट करके रख दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कंडीशन दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर मेज है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर मेज ड्रा हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी कि मान लो सुरेश यहाँ पर है तो रमेश किधर होगा, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ होगा
क्वेश्चन के लास्ट में दे दिया गया है कि लोकेश जो है वो सुरेश के बाईं ओर है, यानी कि सुरेश इधर है तो लोकेश ऊपर में होगा। तो अब जो एक मात्र ऑप्शन बच गया, इसमें क्या होगा, महेश को फिट किया जाएगा। क्वेश्चन में एक कंडीशन और दिया गया है यहाँ पर कि लोकेश और सुरेश दोनों बाईं ओर बैठे हुए हैं, मैंने आपको करा दिया। तो अब बताना है कि कौन से मित्र आमने सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो सुरेश है वो, और सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया कि कौन से मित्र आमने सामने बैठे हुए हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पर लोकेश और सुरेश बैठा हुआ है। दोनों आमने सामने हैं ना, लोकेश ऊपर और सुरेश यहाँ पर नीचे, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन इतना भारी नहीं जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है, कृष्णन सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। तो इसमें से सबसे भारी कौन है। तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया गया कि सुरेश अनिल से भारी है, यानी कि अगर सुरेश यहाँ पर है तो क्या होगा, अनिल जो है इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, सुरेश से अनिल छोटा है। अब सेकंड कंडीशन है कि लेकिन इतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, यानी कि यहाँ पर जो राजू है वो क्या है, सुरेश से भी भारी है। इसका यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो और लंबा बनेगा। अनिल जयेश से भारी है, अनिल जो है क्या है, जयेश से भारी है। दैट मीन्स कि जयेश अनिल से भी छोटा हो रहा है। और कृष्णन सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। तो जो कृष्णन होगा उसका ग्राफ सुरेश से तो लंबा होगा लेकिन राजू से छोटा होगा। तो बताना है कि इनमें से सबसे भारी कौन है, यानी कि सबसे भारी जहाँ पर वो है राजू। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखो 6ठे दिन मंगलवार है तो 24वें दिन आपको बताना है। टोटल दिन कितने हो गए, 24 और 6 को घटा देंगे, यानी कि बचा हुआ जो दिन है वो 18 बचा हुआ है। तो अब इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक वीक 7 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। 2 बार में इसे आप काटोगे तो यहाँ पर 14, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों जो 4 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उसे ही हमें मंगलवार में ऐड करना होगा ना। तो मंगलवार में जब आप 4 ऐड करोगे तो निकल कर आएगा शनिवार, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। जिस प्रकार से कब समय से संबंधित है तो कहाँ किससे संबंधित होगा। कब का मतलब क्या है, टाइम कोई पूछा जाता है कि कब हुआ है घटना या फिर कब हुई। उसी प्रकार से कहाँ का संबंध क्या है, किसी जगह से है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन। नदी का संबंध बांध से है, उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे होगा। यातायात का संबंध यहाँ पर होगा दोस्तों संकेतक से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो जैसे बांध से नदी के पानी को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से जो संकेतक यानी कि लाइट्स लगे होते हैं, इससे हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। 49 क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर कौन सा फिगर आएगा। तो देखो कैसे बनेगा लास्ट वाला फिगर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक इस तरह का बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स के अंदर में 3 इस तरह के लाइंस बने हुए होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक बॉक्स में 3 लाइंस बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 4 लाइंस इसमें बने हुए हैं, यानी कि हमें टोटल 4 लाइंस इसके अंदर बनाने होंगे। इस तरह का कुछ फिगर बनेगा। सो जब आप यहाँ पर देखोगे तो केवल बी ऑप्शन ही ऐसा है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया, कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि कमल की जो माता हुई उसकी इकलौती पुत्री कौन है, रवि की माता है। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पर कमल और रवि की जो माता है वो क्या है, भाई बहन है। तो जो कमल है वो रवि का क्या लगा, यहाँ पर मामा लगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर कमल और रवि के बीच में मामा भांजे का संबंध होगा। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।